Evening everyone, welcome to my YouTube channel that is Economics Lovers. जैसे कि आपने देखा था पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ KVS. So without wasting time, let's get started from question number 11. So the question number 11 says, who among the following have won the Nobel Prize for the economics in 2011? So द करेक्ट आंसर इन दिस इज, आप देख सकते हो ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं. एरिक एस मस्किन, क्रिस्टोफर सिम्स, थॉमस सर्जन, लियोनिड हाविक्स. सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट टू एंड फोर्थ ओनली, टू एंड थर्ड ओनली. देखिए इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये आपका एक तरीके से कह लीजिए GS का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए. तो 2011 में जिसे इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, वो थे आपके क्रिस्टोफर सिम्स एंड थॉमस सर्जन. जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 2 एंड 3 ओनली. क्रिस्टोफर सिम्स एंड थॉमस सर्जन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है इकोनॉमिक साइंस में, कौन कौन विनर रहे हैं. तो वो आपके 3 लोग हैं. सबसे पहले हैं फर्स्ट नंबर पे जो है आपके, वो हैं फिलिप फिलिप HDYBVEG, बड़ा अजीब सा नाम है इनका. फिलिप एच डिबविग, फिलिप डिबविग. ओके. और सेकंड जो है आपके, वो हैं डगलस डगलस सॉरी, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम था. डगलस डगलस डायमंड डगलस डायमंड. ठीक है, डगलस डायमंड ये सेकंड नंबर पे थे. और जो थर्ड नंबर पे हैं आपके, थर्ड नंबर पे है आपके बेन बेन एस बर. क्योंकि मैं फिर से लिख दे रही हूँ, बेन एस बर्नेक. ये 3 आपके वो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ विनर्स घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, यानी इनको मिला है नोबेल प्राइज़ 2022 में. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. एक्रोनिम SRO बीइंग यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट फॉर द वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट स्टैंड्स फॉर. तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. That is option A, self-regulatory organization. So SRO stands for self-regulatory organization. Question number 13. Which of the following is not a central problem of an economy? ये क्वेश्चन जो है ये आपके क्लास 11th का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. सबसे पहले जो क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड देन सेकेंड चैप्टर है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. सो देखिए 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो एकदम से एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑड वन आउट है, दैट इज़ व्हेन टू प्रोड्यूस. ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि कब प्रोड्यूस करना चाहिए. 3 ही तरीके की प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ वॉर टाइम गुड्स होते हैं, कुछ पीस टाइम गुड्स होते हैं. वॉर टाइम गुड्स का मतलब गोला बारूद बनाना, ठीक है, इसमें पैसे खर्च करना. और पीस टाइम गुड्स होते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर. तो गवर्नमेंट को ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, किस में हमको रिसोर्सेज लगाना चाहिए. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं. एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर का यूज़ ज़्यादा, मशीन्स का यूज़ बहुत कम. कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा और लेबर्स का यूज़ कम. तो ये डिसीजन भी लेना होता है कि हम क्या यूज़ करें. देखिए डिसीजन इस पे निर्भर करता है कि आपके देश के अंदर लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है. अगर लेबर अबेंडेंस है, यानी कि पॉपुलेशन आपके पास यूथ की ज़्यादा है, तो आप लेबर अबेंडेंट टेक्निक को यूज़ सॉरी मेथड को यूज़ करोगे. और आपके पॉपुलेशन कम है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे. फॉर एग्जांपल इंडिया लेबर अबेंडेंट कंट्री है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे.
और जापान में पॉपुलेशन कम है, तो जापान क्या यूज़ करेगी, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करेगी। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ना तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। When decrease in the price of one good causes the demand for another good to decrease. The goods are, कह रहा है कि जब एक किसी भी कोई भी ऐसा गुड है, कोई एक पर्टिकुलर गुड है, उसके प्राइसेस में डिक्रीज होने की वजह से जो दूसरा गुड है उसके डिमांड में क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो गुड क्या कहलाएगा। मतलब मान लीजिए गुड गुड एक्स है और गुड वाई है, तो अगर गुड एक्स के प्राइस में क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, यानी गुड एक्स जो है वो सस्ता हो गया है, तो उसकी वजह से जो डिमांड है अनदर गुड की, मान लो गुड वाई है, उसका जो डिमांड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी कि इसकी जो डिमांड हो गई है वो कम हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि एक का प्राइस कम हो रहा है और दूसरे की डिमांड कम हो जा रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में क्या है, कैसा रिलेशनशिप है, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है कि एक मतलब किसी एक गुड्स की जगह आप दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दो कोल्ड ड्रिंक है, एक है कोक, एक है पेप्सी। तो मान लीजिए कोक पेप्सी का प्राइस 10-10 रुपये था, लेकिन कोक अचानक से जो है वो 5 रुपये का हो गया, तो जाहिर सी बात है कोक का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और जो पेप्सी के कंज्यूमर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो पेप्सी का जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। Now the question number 14, which of the following is not the cause of decrease in demand? इसमें से कौन सा कॉज नहीं है कि जो डिमांड में डिक्रीज लेकर आए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, तो अगर आपने पढ़ा, आपको याद हो तो आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा होगा। तो ओन गुड्स की जो ओन प्राइस होती है, यानी उसकी जो खुद की प्राइस होती है, उसको छोड़कर जितने बाकी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, ऐसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज इन डिमांड के यहाँ पर क्या क्या रीज़न पूछ रहा है कि कौन सा रीज़न नहीं होगा। तो देखिए, पहला है फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जाहिर सी बात है, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर कर्व की बात करें हम, फॉल इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड, कह रहा है कि अगर सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में फॉल हो जाए तो क्या डिमांड में डिक्रीज होगा। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, यानी कि जो दूसरा गुड है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया है, तो जिसका प्राइस डिक्रीज हुआ होगा, जिस सब्सटीट्यूट गुड्स का, उसकी डिमांड क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, और इसकी इस पर्टिकुलर गुड की डिमांड क्या हो गई होगी, कम हो गई। तो ये भी एक रीज़न हो गया, ये भी नहीं होगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कह रहा है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में फॉल हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनको कहते हैं जो साथ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। तो अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में फॉल होगा तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड बढ़ेगा, तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का भी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ना कि घटेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। पहले लास्ट ऑप्शन देख लें, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब कि कंज्यूमर्स पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर कम होंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, दैट इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में अगर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, पेन और इंक। मान लीजिए पेन की जो प्राइस है वो कम हो गई है, तो पेन की डिमांड बढ़ेगी, और पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये इंक्रीज इन डिमांड होगा इसकी वजह से, ना कि डिक्रीज इन डिमांड। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 16. With a 10% fall in the price of the good, its demand rises from 100 to 120 unit. The price elasticity of demand is, तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर आपको याद हो तो जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, माइनस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कि मैं इधर लिख देती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। ठीक,
तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको एक इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में दी हो और दूसरी वाली आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 10% फॉल इन द प्राइस, यानी ऑलरेडी यहाँ पर जो प्राइस की डिटेलिंग दी गई है यानी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ऑलरेडी परसेंटेज में दी गई है। दैट इज़ फॉल इन प्राइस इज़ 10%। तो नीचे तो आप 10% रख दोगे, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो आपको ये निकालना पड़ेगा। क्या है ये, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q1 माइनस Q अपॉन Q। Q1 क्या है, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है, और Q क्या है, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी है, और नीचे भी ओल्ड क्वांटिटी। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन देयर इज़ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड बाय 10%, डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट टू, यानी Q जो है, जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन में जो Q है वो है 100 और Q1 है आपका वो है 120। तो Q1 माइनस Q अगर आप निकालोगे दैट इज़ 120 माइनस 100 अपॉन Q। नीचे क्या आएगा आपका, 100 से 120 हुआ तो नीचे 100 आ जाएगा। Q1 माइनस Q अपॉन Q, तो ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 100। और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, ये तो आपको पता ही होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ गया, वो आ गया हमारा 20%। ठीक, तो 20% आ गया, तो फॉर्मूले में रख दे ज़रा, ईडी वाले फॉर्मूले में, ईडी वाले फॉर्मूले में रख दें। दैट इज़ माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो है आपका, आया था हमारा 20% और नीचे आया था 10। ठीक, तो 10 टू जा 20, यानी जो ईडी आया है वो हमारा आया है 2। ठीक, ठीक है। और ये माइनस ऑलरेडी कैंसल्ड हो जाएगा, इसलिए कैंसल्ड हो जाएगा क्योंकि जो फॉल इन प्राइस होता है, फॉल इन प्राइस जो होता है वो माइनस का आता है। तो परसेंटेज वैसे भी हम माइनस कंसीडर नहीं करते, तो माइनस मैं यहाँ से हटा दूँ, तो जो ईडी आएगा वो आएगा आपका 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 2। ठीक है, ओके। तो ये था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन था। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो ही गई है तो मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज़ बता दूं कि ईडी की जो डिग्रीज होती हैं वो होती हैं मेनली आपकी 3 मेन डिग्रीज होती हैं और 2 एक्सेप्शनल डिग्रीज होती हैं। एक होता है ईडी इज़ इक्वल टू 1। जब ईडी की वैल्यू 1 आती है तो हम बोलते हैं उसको यूनिटरी इलास्टिक। ईडी की वैल्यू अगर ग्रेटर, यानी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो हम उसे बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। आप कह सकते हैं देयर इज़ अ मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हाई है। अगर ईडी की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम उसे बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और 2 एक्सेप्शनल ईडी की वैल्यूज़ क्या होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ईडी इन्फिनिटी और ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन्फिनिटी कब होती है ईडी की वैल्यू, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और ईडी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, सो जो कर्व बनेगा वो कर्व का शेप कैसा होगा, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और उसके बाद अगर आपकी जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखिए क्रॉस 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। एक होती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरी एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस जो वर्ड है ये आपके रिलेटेड गुड्स के बारे में बताया जा रहा है। रिलेटेड गुड्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये कह रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, कह रहा है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किस तरीके की होती है, आपको ऑप्शन देकर पहचानना पड़ेगा। नेगेटिव फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यूनिटरी फॉर इंफीरियर गुड्स, नेगेटिव फॉर द सब्सटीट्यूट गुड्स, पॉजिटिव फॉर द इंफीरियर गुड्स। तो देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए आते हैं और सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए आते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, किसके लिए,
सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए। सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए क्या होती है? पॉजिटिव। देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, नेगेटिव फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स, तो ये गलत है। पॉजिटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स, ये भी गलत है। यूनिटरी फॉर इन इन्फीरियर गुड्स, ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन क्या है? दैट इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो नेगेटिव होती है, किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, गिफन गुड्स आर अ काइंड ऑफ अ गुड हुज। देखिए गिफन गुड्स में हमेशा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो आपने इन्फीरियर गुड्स के बारे में पढ़ा होगा। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत ही लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स। और इन्फीरियर गुड्स की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर इन्फीरियर गुड्स के केस में जो जो डिमांड कर्व बनता है वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है। यानी कि डिमांड कर्व कैसा होता है इन्फीरियर गुड्स का? वो नेगेटिवली स्लोप होता है, लाइक दिस। ठीक है। लेकिन जो गिफन गुड्स होता है वो उसका जो डिमांड कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक। तो गिफन गुड्स जो होते हैं, एक स्टेटमेंट है दैट ऑल द गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल द इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। तो देखिए गिफन गुड्स की कैटेगरी में मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये वो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इन गिफन गुड्स, जिनके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, ऐसे गुड्स जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट ना हो और वो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स हों। ठीक है। तो ये गिफन गुड्स का एग्जांपल हो गया। आप ये कह रहा है गिफन गुड्स आर अ काइंड ऑफ अ गुड हुज, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट बोथ आर पॉजिटिव, दैट दी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्राइस इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट बोथ आर पॉजिटिव। कैसे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है? कहते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो गिफन गुड्स का जो डिमांड है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये आपके लॉ ऑफ डिमांड के एकदम ही अगेंस्ट है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो देर इज़ अ नेगेटिव सॉरी इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिफन गुड्स। और गिफन गुड्स से बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे इन्हें जिन्होंने मतलब गिफन गिफन पैराडॉक्स जो दिया, इसको गिफन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है कि गिफन पैराडॉक्स क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गिफन गुड्स क्या होते हैं। तो all the given goods are inferior goods but all the inferior goods are not given goods। ठीक है। एक एक डिफरेंस भी बता दूं मैं इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में। जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जनरली, और वो उनके जो होते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन गिफन गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप होता है वो कैसा होता है? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कभी आ जाए कि एमआरएस का शेप कैसा होता है, पीपीसी का शेप कैसा होता है, और आईसी कर्व का शेप कैसा, तुरंत आपको कर्व बना के देख लेना चाहिए। तो देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो आपका कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ पर आपका आता है गुड एक्स और यहाँ पे आता है गुड वाई। और ये पीपीसी शो क्या करता है? दिस शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द टू गुड्स, यानी गुड एक्स एंड वाई की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शो करता है। आपको पता ही है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो मान लीजिए आप ये गुड वाई का और ये गुड एक्स का प्रोडक्शन है। मान लीजिए अगर हमें गुड का एक्स का प्रोडक्ट सॉरी ये गुड वाई है, गुड वाई का प्रोडक्शन एक्स है, सॉरी एक्स का प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें वाई के प्रोडक्शन को गिव अप करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो कि एक का प्रोडक्शन बढ़ा है तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो पीपीसी जो होता है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, आप देख ही सकते हो। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, when availability of the resources increases the production possibility curve will। अब ये कह रहा है, देखिए ये पीपीसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया 20 में, कि अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड थी पहले, अब क्या हो गई? रिसोर्सेज मान लीजिए इंक्रीज हो गए। मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत सारे अनटैप्ड रिसोर्सेज थे और वो उसको हमने उसकी खोज कर ली, रिसर्च करके उसको हमने इस पोजीशन पे हम ले आए कि हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक। तो उस केस में जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो देखिए तब दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन यानी गुड एक्स और गुड वाई का प्रोडक्शन एक साल साइमल्टेनियसली बढ़ जाता है। तो हम बोलेंगे देर इज़ अ शिफ्ट इन द पीपीसी। ठीक है।
तो शिफ्ट होगा पीपीसी में। और शिफ्ट कहाँ होता है, दो दो साइड होता है, एक एक शिफ्ट होता है फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है, या कह लीजिए उसको शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, और एक होता है शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, या जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पर रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि आगे राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो देखिए फॉरवर्ड या राइटवर्ड कहीं दिया होगा, ए ऑप्शन देखिए दिया हुआ शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। रोटेशन कब होता है पीपीसी में, कभी गुड एक्स या किसी गुड वाई, दो गुड्स हैं मान लीजिए, गुड एक्स और गुड वाई। तो मान लीजिए गुड एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है, तो अगर गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तो सिर्फ गुड एक्स के प्रोडक्शन, मतलब जो गुड एक्स है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो देयर विल बी रोटेशन। ओके, रोटेशन कब होता है, जब किसी एक गुड की टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, अपग्रेड अपग्रेड हो जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उस पर्टिकुलर गुड्स का ही सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वाई का प्रोडक्शन क्या रह जाएगा, एज इट इज़ रह जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, रोटेशन होगा। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट्स द, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन, अ कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन px price of the commodity x, mu x margin utility of x and mu marginal utility of money, क्या होगा इन तीनों, ये तीनों क्या होंगे तब हम मानेंगे कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए, जब आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वन कम्युनिटी केस भी होता है, टू कम्युनिटी केस भी होता है और मल्टीपल कम्युनिटी केस भी होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल कम्युनिटी की बात हो रही है, दैट इज कम्युनिटी एक्स। तो इस केस में कंज्यूमर तभी अपने इक्विलिब्रियम में होगा जब पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम होगा। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट द। अब ये पूछ रहा है कि जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका शो करता है एम आर एस, यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई एम आर एस, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जनरली जो आईसी का शेप होता है वो कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आईसी का जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, लाइक दिस। यहाँ पे गुड एक्स और यहाँ पे गुड वाई, या गुड ए बी भी आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके का कुछ आईसी कर्व आपका बनता है। और आप देख सकते हो ये जो शेप है आईसी का, ये किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, तो वो है एमआरएस। एमआरएस का जो नेचर होगा, एमआरएस घटेगा बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा, उस पर डिपेंड करता है कि आईसी का शेप कैसा होगा। जनरली आईसी इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, लेकिन कुछ दो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला केस, अगर एमआरएस जो है, एमआरएस एमआरएस अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर एमआरएस कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जो आईसी कर्व वो शो करता है कि गुड एक्स और गुड वाई जो है उसका जो कंज्यूमर है वो ख़रीद रहा है, वो कितना गुड एक्स खरीद रहा है, कितना कितना गुड वाई खरीद रहा है। वो चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन में गुड एक्स और गुड वाई को खरीदेगा, लेकिन उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक, तो सेम लेवल ऑफ, जनरली जो आईसी का कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है वो बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग एमआरएस, यानी एमआरएस धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा होता है। लेकिन एमआरएस डिक्लाइन ना करके अगर कांस्टेंट हो जाए तो आईसी का जो शेप होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एमआरएस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ द टू गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। अगर दो गुड्स आपस में क्या हो जाए, गुड एक्स और गुड वाई, वो आपस में परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो जाए, तब आपका जो आईसी कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और एमआरएस क्या होगा उस केस में, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ द टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर दोनों ही गुड्स क्या हो जाएं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएं, उस केस में जो आपका आईसी कर्व होगा वो कैसा बनेगा, वो एल शेप्ड बनेगा। एल शेप्ड कब बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल शेप्ड कब बनेगा, जब दो गुड्स आपस में क्या हो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, तो आईसी का शेप एल शेप्ड हो जाएगा। और परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं तो एमआरएस कैसा बनेगा, तो एमआरएस स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जनरली कैसा होता है आईसी,
आईसी होता है वो आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओके, now the question number 23. At the point of consumer equilibrium, the slope of indifference curve and the budget line should be। कह रहा है कि जहाँ पर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम, आईसी अप्रोच हम जब पढ़ते हैं, आईसी अप्रोच, तो आईसी अप्रोच में हमने पढ़ा है कि कहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो होता है दैट स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो प्राइस रेशियो से रिप्रेजेंट किया, दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई। और ये किसके बराबर होगा, ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के होगा, और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय एम आर एस। और एम आर एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या शो करता है, लॉस ऑफ गुड वाई, ठीक है, लॉस ऑफ गुड वाई, और नीचे डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, गेन ऑफ गुड वाई, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वाई की कमोडिटी को कंज्यूमर जो है वो कम कर रहा होगा, और एक्स का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ा रहा होगा। तो ये जहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड दिस इज स्लोप ऑफ आईसी, ठीक है। तो दोनों जहाँ बराबर होंगे वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो सबसे पहला वाला ही शुड बी सेम, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर पी एक्स अपॉन पी वाई 2/1 आ रहा है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज स्लोप ऑफ आईसी वो भी 2/1 ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द रीज़न फॉर डिक्रीज इन सप्लाई। ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न है, नॉट वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, कभी कभी बहुत गलती हो जाती है, नॉट दिखता नहीं है हम लोगों को, तो ये पूछ रहा है नॉट। तो नॉट पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा रीज़न नहीं है डिक्रीज इन सप्लाई का। देखिए, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कॉम्पीटिंग गुड्स, अगर किस कम्पीटिंग गुड्स जो यानी आपके जो राइवल्स हैं उनके अगर गुड्स के प्राइसेस में क्या आ जाए, उसके प्राइसेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अगर हमारे राइवल्स यानी हमारे कॉम्पिटिटर्स के जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो सारे कंज्यूमर्स उनके जो थे वो हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे, यानी हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट। कह रहा है कि नंबर ऑफ फर्म जो मार्केट में प्रोड्यूस कर रही थी वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, ठीक। तो कम हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ फर्म्स अगर कम होएंगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो एक रीज़न है डिक्रीज इन सप्लाई का, इसको भी छोड़िए। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर इम्प्रूवमेंट आ जाए टेक्नोलॉजी में, तो आपको पता ही है कि अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा तो प्रोडक्शन आपका और बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई डिक्रीज नहीं होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लास्ट देख लेते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, ये भी एक रीज़न है डिक्रीज इन सप्लाई का, क्योंकि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो यानी कि क्योंकि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए, और अगर वही महंगा हो गया तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जितने पैसे में हम पहले ज़्यादा गुड्स बना रहे थे, अभी उतने ही पैसे में हम कम गुड्स बनाएंगे, तो सप्लाई भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये भी डिक्रीज इन सप्लाई का। तो सही ऑप्शन जो आपका हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी अगर होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो सप्लाई है वो बढ़ेगा, ना कि डिक्रीज होगा, यानी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्पीटिंग गुड्स, देखिए अगर किस राइवलरी यानी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अगर अपने प्राइस गुड्स के प्राइस में इंक्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कंपीटिंग गुड्स। तो वहाँ वहाँ के जो कस्टमर्स है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो हमारे हमारे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट द रीज़न फॉर डिक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई तो यहाँ हमारी बढ़ जाएगी, और नॉट द रीज़न पूछा है, तो ए ऑप्शन भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगा तो भी जो है आपका। देखिए, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, कि दो ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं। एक आपका ऑप्शन सी, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, नॉट द रीज़न ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई पूछा है, तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी नहीं होगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग गुड्स, यानी कि जो कम्पीटिंग गुड्स का मतलब यही होता है कि आप जो गुड्स बेच रहे हैं वही सेम गुड्स आपके
कॉम्पिटिटर्स भी बेच रहे हैं। तो अगर वो उसका प्राइस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर्स आपकी तरफ शिफ्ट होंगे, और आपकी तरफ शिफ्ट होंगे यानी कि क्या होगा, आप उसी पर्टिकुलर अपनी एग्जिस्टिंग प्राइस पे क्या करोगे, ज़्यादा सप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये भी आपका दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसको भी आप हम इसको स्किप करते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस। के बाद आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज डिमांड कर्व द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। कह रहा है जो डिमांड कर्व होता है फर्म का अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो कैसा होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने अभी बातों बातों में बताया था कि जो फर्म का डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और ईडी की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होएगी, और ईडी को रिप्रेजेंट किया जाता है, ईडी की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ईडी इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों ही अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस हैं, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन में कैसा कर्व बनाता है तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में जो कर्व बनता है वो कुछ डिमांड कर्व ऐसा बनता है, इसी को हम लोग AR/MR कर्व भी बोलते हैं, और डिमांड कर्व भी इसी लाइन को बोलते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया फॉर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो कुछ इस तरीके का आपका बनता है डिमांड कर्व। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस केवी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज देने की भी कोशिश करी है। आई होप दिस वीडियो विल बी लाइक बाय यू ऑल, एंड अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, और लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको शेयर ज़रूर करें, and support my channel. Thank you so much.